हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब बाय इंजीनियर विजय में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मध्यकालीन भारत से मुगल काल के और अकबर सेक्शन की। तो अकबर के सेक्शन में हमारी एक वीडियो आपको अवेलेबल हो गई होगी, तो उसको जाके देख लीजिए। अगर लिंक नहीं है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। वहाँ से आपके काफ़ी टॉपिक, वहाँ से परिचय और इससे रिलेटेड सारा कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आज इसको सेकंड वीडियो के रूप में इसको कवर करेंगे। सेकंड वीडियो का आशय ये है कि अकबर जो थे काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, लगभग 50 वर्षों तक। तो 50 वर्षों तक शासन किया, तो इनका शासनकाल लंबा रहा और काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की। तो यहाँ पे इनकी दो वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आज रहने वाले खास आपको बताएंगे। 9 रत्नों की बात करेंगे, अकबर से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे इनके, और प्रमुख निर्माण देखेंगे, और इनके द्वारा सामाजिक कार्य देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बात करेंगे। तो भाई जो चैनल पर नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। हमारी वीडियो से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला। पहला पॉइंट हमारा रहने वाला अकबर के दरबार में 9 रत्न। अब 9 रत्न का मतलब 9 रत्न में समझिएगा, जो अकबर के दरबार में 9 ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है, 9 ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो किसी ना किसी कार्य में निपुण थे। उनको अकबर द्वारा ख्यात प्रदान थी, मतलब उपलब्धि दी गई थी, तो उन्हीं को 9 रत्न बोला जाता था। अब 9 रत्न बोला जाता था तो खास थे और एक विशेष गुण रखते थे विशेष सेक्टर में। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल की देखेंगे तो 1551 से 1602 इनका जो शासन काल रहा है। क्यों 1602, इनके बारे में बात करेंगे। और अबुल फजल जो थे, इन्होंने क्या किया था, अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा और आईने अकबरी जो अकबर के मूल उद्देश्यों को बताता है, जो अकबरनामा के 3rd सेक्शन में है। वैसे तो अकबरनामा बोलते हैं अकबर के बारे में सारा चीज़ है, लेकिन अगर अकबरनामा में अकबर के बारे में जानेंगे तो वहाँ पे 3rd सेक्शन जो है, 3rd लेसन जो है, 3rd अध्याय है, वो बात करता है आपके अकबर के जीवन से रिलेटेड सारा चीज़ों को। और अकबरनामा उनके सामाजिक कार्यों और सारी चीज़ को दिखाता है। तो इन्होंने उसका राइट किया था, लिखा था अबुल फजल ने। तो यहाँ से इनका हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं आपके फैजी। फैजी क्या थे, फैजी कौन थे? तो फैजी जो थे अबुल फजल के भाई थे। इनके पिता जो थे एक काफ़ी विद्वान थे, तो फैजी भी थे। और ये क्या थे, एक कवि के रूप में इनको दर्जा प्रदान हुआ था। 1547 से 1595 में इन्होंने अकबर के राज्य में काम किया था। तो फैजी हो गए, अबुल फजल, ये दो हो गए। बाद में बात करते हैं तानसेन की। अब तानसेन जो थे, एक आप जानते हैं बढ़िया गायक थे, अच्छे आवाज़ में। मतलब तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे और अकबर दरबार में 9 रत्नों के ख्यात में रखे जाते थे, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और इनके मतलब एयर के बारे में नहीं दिया है। रामतनु पांडे इनका उपनाम था, मतलब पहले का नाम था। जैसा हम बात करेंगे यहाँ पे बीरबल की, तो बीरबल की बात करेंगे, इनका नाम महेश दास भी था। और यहाँ पे बात करेंगे तानसेन की, रामतनु पांडे। तो यहाँ पे इनको नोटिस करिएगा, इनको याद करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा एक एक दिन। तो यहाँ से तानसेन हो गए। चौथे नंबर पे बढ़ेंगे तो बीरबल। तो अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, इनमें बीरबल काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, अकबर के सलाहकार थे। और ये जो थे बेसिकली क्या थे, मतलब बीरबल जो थे उनकी कार्यों को में हेल्प करवाते थे, और कार्य जो उनसे निर्णय लेते थे उनसे समझ बूझ के लेते थे। तो बीरबल जो थे 1528 1583 ये यहाँ पे एक विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे इनको नेतृत्व दिया गया था, लगभग अप्रोक्स 1583 में। तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है बीरबल की 1583। तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा काम किया है अकबर। बीरबल की कहानी आपने देखी होंगी टीवी सीरियल पे, और किताबों में भी होती हैं। तो यहाँ पे अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे रहने वाले हैं टोडरमल। अब टोडरमल की बात करें, इन्हें भी 9 रत्न की श्रेणी में रखा गया था। और टोडरमल जो थे इनका जो एक
क्योंकि ये राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। राजस्व व्यवस्था मतलब जो आपकी जो इनके राज्य में खेती होती थी, किसान होते थे, सारा इनका जो राजस्व होता था इनके जिम्मेदारी पे था, अकबर ने दिया था। और इनके जिम्मेदारी पे था तो 10 साला व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट किया। अगर क्वेश्चन में आया था 10 साला व्यवस्था, तो यहाँ पे टोडरमल लगाएंगे। तो टोडरमल के बारे में जान गए। आगे जानते हैं 6 नंबर पे अगर किनका रखा है राजा मानसिंह को। तो राजा मानसिंह के बारे में उल्लेख मिलता है कि ये एक ऐसे पर्सन थे जो आपके राजपूत के यहाँ से आते थे। राजपूत के यहाँ से कैसे आए? आपने जो हरखा बाई से अकबर का शादी हुआ, कैसर राजपूत के यहाँ से, किसकी पुत्री थी? भारमल के, वहाँ से इनको भी लाया गया और ये आए अकबर के दरबार में, नवरत्न के रूप में काम किए। और ये किनके पुत्र थे? मतलब जो भारमल थे इनके पौत्र थे, मतलब इनके दादा थे जो भारमल। और इनके अगर पिताजी की बात करें तो फिर भगवान दास इनके पिता का नाम था, राजा मानसिंह। और इन्होंने जो आपका एक मेन युद्ध था, मेन युद्ध कौन था? महाराणा प्रताप द्वारा जो लड़ा गया था, और अकबर और मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में अगर जीत मिली थी तो मानसिंह का ही देन था, मानसिंह का ही काफ़ी अहम रोल रहा इस युद्ध में। तो वहाँ पे 1576 में ये लड़ा गया था, तो इनके द्वारा, इन्हीं के नेतृत्व में 1576। तो यहाँ पे 1576 में लड़ा गया था, तो जीत हासिल की थी तो मानसिंह के द्वारा, और इनका नवरत्न का दर्जा मिला था। आपको बता दिए ये कहाँ से? राजपूत जो भारमल के ये पौत्र थे, और उनकी पुत्री जो हरखाबाई बाद में क्या हुआ? जोधा बेगम, यहाँ से ये बाद में बनी अकबर की पत्नी। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये हो गया आपका कबर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 7 नंबर पे अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खाने खाना ये जो थे, ये कैसे यहाँ पे आए? तो अब्दुल रहीम खाने खाना अब जानते हैं, हमने जब फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे अकबर के बारे में, तो वहाँ पे 1556 से 1560 के बीच में एक संरक्षक नियुक्त हुआ जिसका नाम था बैरम खां। और बैरम खां की जो 60 तक तो ये थे, इसके बाद इनका अंत हो गया। कैसे हुआ? वहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बताया। तो 1560 में जो इनकी हत्या हो गई। अब ये कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे अपने मक्का, और वहाँ से पाटन नाम पे, गुजरात के पाटन नाम पे इस एक अफगानी मुबारक खां द्वारा इनकी हत्या हो गई। अब ये उन्हीं के लड़के हैं, अब वो लड़के हैं और इनकी एक माँ है, विधवा माँ है। तो इनको संरक्षण दिया किन्होंने? अकबर ने। अकबर ने अपने दरबार में इनको रखा ताकि इधर उधर न भटके। और अब्दुल रहीम खाने खाना को एक नवरत्न की उपाधि दी, नवरत्नों के कैटेगरी में रखा। तो अब्दुल रहीम खाने खाना आगे चलकर जब अनुवाद विभाग बनाएंगे अकबर, तो उनका जो मेन हेड रखेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना को। जो आपका अनुवाद विभाग, जैसे आपका महाभारत का अनुवाद रजमनामा के नाम से हुआ, तो वहाँ पे ये उनके मतलब वहाँ पे हेड थे, उनकी देख रेख संरक्षण करते थे। आगे बात करेंगे फकीर अजीउद्दीन। तो ये भी एक नवरत्न थे अकबर के दरबार में। और आगे इनकी बात करेंगे मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9th नंबर पे रखा है मुल्ला दो प्याजा। ये प्याज बहुत ज़्यादा पसंद करते थे खाने के साथ में, इसका नाम मुल्ला दो प्याजा है। और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अकबर के दरबार में काफ़ी विश्वास पात्र थे। तो यहाँ से इन 9 रत्नों के बारे में आपने जाना। और 9 रत्न, अगर अष्टप्रधान की बात किया, अष्टप्रधान या फिर 9 रत्न, तो अकबर बोलेंगे, अष्टप्रधान बोलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अष्टप्रधान शिवाजी के कार्यकाल में थे। 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान बोले। और अष्टदिग्गज तो कृष्णदेव राय, अगर अष्टदिग्गज आएगा तो कृष्णदेव राय। तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना, 9 रत्न अगर आएगा अकबर लगाएंगे, और अष्टप्रधान आएगा शिवाजी लगाएंगे, और अगर अष्टदिग्गज आता है तो कृष्णदेव राय, वहाँ पे चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। देखते हैं उनमें किस समय में हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए थे। पहले तो ये अपना निर्णय नहीं ले पाते थे, बैरम खां के संरक्षण में थे, आयु इनकी बाल्यावस्था थी। और इनका जो बैरम संरक्षक थे उन्होंने सारी जिम्मेदारी 1560
और 60 में उनकी मृत्यु के बाद इनकी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में चली जाती है। जो राज्य का कार्यकाज होता है सारा कुछ महिलाओं के हाथ में होती है। जो हरम दल था उन हरम दल में महिलाओं की ज़्यादातर प्रधानता होती। तो यहाँ से अकबर जो था एकदम स्वतंत्र नहीं रहता था, निर्णय नहीं ले पाता था राज्य के प्रति, तो काफ़ी यहाँ से नहीं हुआ। आगे चलकर 1562 में मुक्ति मिली हरम दल से और आगे 1564 तक एकदम फ्री निर्णय लिया। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी पहली पॉइंट जो रहने वाली है, दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा के जो अंत किया, कब किया भाई? 1562 में। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत हो गया। और ये आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक, और ये जब दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानेंगे। वहाँ पे दासों की काफ़ी मात्रा रहती थी। और क्या होता था, जब इनके द्वारा कोई युद्ध लड़ा जाता था, मतलब सम्राट द्वारा युद्ध लड़ा जाता था, तो जो बंदी होते थे उन्हें दास बोलते थे, और दासों से अलग कार्य करवाया जाता था उन्हें दास। तो ये दास प्रथा का अंत किया अकबर ने। इनको महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। कब किया? 1562 में। वर्ष याद रखेंगे, डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वर्ष लेकिन याद रखेंगे। अब 1562 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया, मतलब हुआ जो है, अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली। अकबर को हरम दल से कैसे मुक्ति मिली? जो आपका पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा जिसमें महिलाओं की प्रधानता थी और महिलाओं का जो राजकाज में हस्तक्षेप था वो काफ़ी बढ़ गया था। इससे काफ़ी निराश हुए अकबर, और उन्होंने सोचा इससे निकलने के लिए, इससे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अकबर ने सोचा, फिर इनसे निकले। जो आपके असफ खां होते हैं, किनके? जो इनकी दाई माँ कौन थी? दाई माँ थी इनसे जो महामंगा, आपने बताया पहले वीडियो में, तो वहाँ महामंगा के जो पूरा अधिकार चलता था, उनके रिलेशन सगे संबंधी ही ज़्यादातर निर्णय लेते थे। तो यहाँ पे इनके बेटे जो थे आदम खां, जब ये मालवा पर अभियान कर रहे थे, मालवा पे इन्होंने आदम खां को भेजा, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से जब जीते, बाज बहादुर वहाँ का शासन था। मालवा का आपका बाज बहादुर शासक था, मालवा का शासक बाज बहादुर था, ये याद रखे। अभियान करा और ये जीते। वहाँ की जितनी संपत्तियाँ थी, जितने धन थे, सारे वो अपने पास रखे, राजकोष में नहीं जमा किया। तो इससे अकबर काफ़ी दुखी हुआ कि हमारे राजकोष में नहीं जमा हो रहा है, जनता इससे काफ़ी त्रहमाम होगी और आगे चलकर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तब इन्होंने सोचा कि एक अभियान के दौरान इनकी हत्या करवा दी अकबर ने। किनकी? आदम खां की, जो किनके पोते, मतलब किनके बेटे थे? आपके महामंगा के। तो इससे दुखी होकर क्या हुआ, अब कुछ समय में ही महामंगा भी की मृत्यु होगी। अब यहाँ से जब ये दो मेन हेड थे, जो मेन हरम दल के मेन हेड थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, और इससे वहाँ से उनकी शासन व्यवस्था चरमरा जाती है, और फिर अकबर एक स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है इस शासन से, और एक अपना स्वयं निर्णय की क्षमता आ जाती है अकबर में। तो आगे यहाँ से निर्णय लेने की क्षमता आ गई। अब अगर बात करेंगे यहाँ से 1562 में ही इनका विवाह होता था। हम जब बताए हैं कि कछवाड़ा राजवंश से आपका जयपुर जो सेक्शन है राजपूतों से संबंधित है, और यहाँ के भारमल की पोत्री जो हरखाबाई, और इन्हें बोलते हैं जोधा बेगम, बाद में तो इनसे विवाह होता है। और क्योंकि ये एक हिंदू थी और ये एक मुस्लिम, तो यहाँ से इनका विवाह जब हुआ तो इन पे काफ़ी इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा हिंदू को लेकर। तो यहाँ पे जो तीसरा निर्णय इन्होंने किया 1563 में, तीर्थकर समाप्त किए। क्योंकि तीर्थकर जो होता था तो ये बेसिकली मुस्लिमों से नहीं वसूला जाता था, हिंदुओं से ज़्यादा वसूला जाता था तीर्थकर जो था। जैसे आपका बनारस से कभी रविंद्राचार्य के कहने से हटा लिया था, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली ज़्यादातर वसूला जाता था, तो 1563 आते आते इन्होंने उस प्रभाव से जो आपकी होंगी हिंदू क्योंकि थी इनकी पत्नी, उनके प्रभाव से 1563 में याद रखेंगे। 62 में क्या किया, अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली, दास प्रथा का अंत किया, और 63 में जाके तीर्थकर को समाप्त कर दिया। टैक्स बोलेंगे कर को। तो आगे बात करेंगे इसके बाद
जजिया कर वसूला जाता था। ये मुगल शासन के द्वारा जजिया कर की समाप्त कर दी अकबर ने 1564 ईस्वी में। इसको भी याद कर रखेंगे। जजिया कर क्या होता था, मतलब जजिया कर एक कर टैक्स के रूप में होता था। बाद में हम जब पढ़ेंगे औरंगजेब तो वहाँ इन्होंने समाप्त किया था, औरंगजेब ने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। अब फतेहपुर सीकरी एक शहर है ना, जो इसकी स्थापना जो अकबर ने की, ये कब की भाई, 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और काफी इंपॉर्टेंट रहा किसके, अकबर के सापेक्ष। क्यों, इससे बात जानेंगे। इसका जो राजधानी था, पहले आगरा राजधानी हुआ करती थी आपके मुगल शासन की, और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, राजधानी को ट्रांसफर किया 1571 में ही फतेहपुर सीकरी, ये याद रखेंगे। आगे वहाँ से भी ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से पहले फतेहपुर सीकरी करता है, बाद में देखें यहाँ राजधानी लाहौर स्थापित, तो 1585 में, अभी के लिए 1571। इसके बाद बात करेंगे इबादत खाने की स्थापना। अब इबादत खाना क्या भाई, इबादत खाना 1575 में स्थापना की। अपने जो धर्म गुरु थे, मुस्लिम धर्म गुरु थे, ये आके अपने धर्म के बारे में सारा कुछ राय विमर्श करते थे, और अकबर को फीडबैक देते थे। उनसे जो वहाँ से निकल के तथ्य आते थे, सारे कुछ अकबर को देते थे। तो यहाँ इबादत खाने की स्थापना की, और इबादत खाना पहले तो ये मुस्लिम लोगों के लिए खुला था, बाद में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों की प्रवेश की अनुमति दे दी अकबर ने। तो यहाँ से जब क्वेश्चन पूछेगा इबादत खाने की स्थापना कभी हुई, तो आपने 1575 बताना है, और जब इबादत खाने में सभी लोगों की अनुमति इंटर वहाँ पे कर दिया, तब क्या 1578 में। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सभी धर्म के लोग धर्म गुरु आए और वहाँ से डिस्कस करें, और जो पॉइंट निकले अकबर को दो, ताकि सारा जो साम्राज्य है अच्छे से चल सके। तो इसके बाद मजहर की घोषणा की, कब की भाई, 1579 में मजहर की घोषणा की। इसके बाद मजहर की घोषणा की, ये भी इससे रिलेट रखता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन याद रखना है। 1579 मजहर की घोषणा की। तो इसके बाद 1579 फिर दीन ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म था, मतलब धर्म बोल लीजिए या फिर उसी के सापेक्ष में कुछ भी, और इसमें जो दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 में। 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर नहीं हुआ, इनमें ज़्यादा लोग नहीं आए, 17-18 लोग आए। जो लास्ट एकदम व्यक्ति आया वो था महेश दास बोल सकते हैं, या फिर बीरबल। वो एकमात्र हिंदू था जिनने दीन ए इलाही में ये धर्म स्वीकारा। तो यहाँ पे जो लास्ट इन्होंने कब स्टार्ट किया, 1582 में। ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि यहाँ से जो रुख होता था, मतलब जो ऐसा निर्णय होते थे, जो राजा को फीडबैक देने होते थे, तो ये ज़्यादा दिन चला नहीं। ये एक खराब निर्णय था, अकबर के द्वारा शासन में दिक्कत आई, तो इसके ज़्यादा लोग परिणाम नहीं पड़े। इस यहाँ पे इनका परिणाम हुआ, लेकिन दीन इलाही की जो स्थापना की, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और ये आगे चल के बंद हो गया। फिर इसके बाद जानते हैं आपने 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। क्वेश्चन में पूछेगा इलाही संवत किसने स्थापना किया, तो अकबर ने। इलाही संवत कब स्टार्ट किया गया, कब से स्टार्ट हुआ, तो 1583। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आप देख लेते हैं, राजधानी लाहौर से स्थानांतरित की, मतलब लाहौर को स्थानांतरित की, समझिएगा इसको। लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा पहले बनाया था, फतेहपुर सीकरी बनाया, बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दी, लाहौर। तो लाहौर लास्ट में स्थानांतरित की, कब की, 1585 में। तो ये कुछ यहाँ पे कार्य हो गए, ये वर्ष हो गए, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 100% आएंगे, यूपीएससी में आते हैं, यूपीएससी आपका एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, सारे में क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे और आते थे। तो इतना सारा कुछ डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
प्रमुख निर्माण, क्योंकि स्थापत्य कला के सेक्टर में अगर बात करते हैं तो अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो स्थापत्य कला को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देता था और स्थापत्य कला में अपनी रुचि रखता था। तो यहाँ पे अगर एक पहला टॉपिक बात करें आगरा के लाल किले की, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा का लाल किला बोलेगा तो आपको लगाना है अकबर, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, क्योंकि जो लाल किला दिल्ली वाला है इसको बनवाया था हमारे शाहजहां ने। इसके बाद जब पढ़ेंगे शाहजहां को 1627 से 55 तक, तो वहाँ पे हम बात करेंगे शाहजहां की, तो उन्होंने करवाया था लाल किले का निर्माण। और ये क्या है, आगरा का लाल किला। जो कंफ्यूज नहीं होना, आगरा का लाल किला आएगा तो आपको लगाना है अकबर। इसके बाद हम बात करेंगे इलाहाबाद में एक किला बनवाया था, ये किसने बनवाया था, आपके अकबर ने। तो ये किले और 2-3 किले और हैं, देख लेते हैं। लाहौर में एक किला बनवाया था, इन्होंने लाहौर में एक किला बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। तो ये जो किले 2-3 हैं इसको याद रखिएगा, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फतेहपुर सीकरी। यहाँ पे हमने बात किया था, राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी नगर को। और वहीं पर दीवाने आम और दीवाने खास का भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया हो, उसको आप देख लीजिएगा। दीवाने खास और दीवाने आम का भी स्थापना किया था, जिसमें वहाँ पे डिस्कशन होता था। इसके बाद यहाँ पे पंचमहल का भी निर्माण करवाया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि राजधानी बनवा दी तो यहाँ पे पंचमहल का निर्माण करवा दिया। और जोधाबाई के लिए अपने जोधाबाई का महल बनवा दिया। तो यहाँ से ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपको, जो इन्होंने स्थापत्य कला निर्माण किया है। इसके बाद जब ये गुजरात अभियान पे थे तो बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया था। बुलंद दरवाजा वहाँ के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। विजय बुलंद दरवाजा के यहाँ पे बनवाया था, काफ़ी बड़ा और अच्छा है। और यहीं पे गुजरात के अभियान पे ही इन्होंने पहली बार समुद्र को देखा था। तो ये क्वेश्चन आएगा, पिछली वीडियो में हमने बात किया था, और समुद्र को पहली बार अकबर ने देखा था समुद्र को। इससे पहले ये राजा महाराजा काफ़ी व्यस्त होते थे, समुद्र तक इनकी पहुंच नहीं थी। तो ये बेसिकली दिल्ली में रहते थे, स्थलीय क्षेत्रों को। तो यहाँ पे जो गुजरात अभियान के द्वारा समुद्र को देखा था। और दूसरी चीज़ आपका जो है क्या है, पुर्तगालियों से, मतलब व्यापारियों से, जो यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे उनसे इन्होंने मुलाकात की थी। तो उसके लेकर ये मुद्दा नहीं है, आगे बात करेंगे इसके संदर्भ में। थोड़ा टॉपिक है लास्ट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। बुलंद दरवाजा गुजरात में है, और ये गुजरात अभियान जब चलाया था तो वहाँ पे इनका निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम देख लेते हैं हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। और दिल्ली में है ये स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, ईरानी और हिंदुस्तानी शैलियों का बेजोड़ नमूना है। कभी जाकर देखिएगा। इनके जो पिताजी थे हुमायूं थे, और हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। और इस यहाँ से इतना सारा कवर हो गया, अगर किले सारे हो गए, फतेहपुर सीकरी हो गया, बुलंद दरवाजा और हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ से ये सारा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे देखेंगे चित्रकला और संगीत में क्या रुचि थी अकबर की, कैसे उनका विचार था संगीत के प्रति, और संगीत के नज़रिए से वो कैसे देखते थे। तो यहाँ पे चित्रकला में अगर बात करते थे तो दशवंत और बसावन और अब्दुल समद, ये जो 3 चित्रकार थे, इनके दरबार के हेड मेन थे चित्रकार। क्योंकि यहाँ पे और एक बात करेंगे, एक क्वेश्चन आता है, और साहित्य का स्वर्णकाल अगर बोलेंगे ना तो अकबर की बात करेंगे। साहित्य भी काफ़ी चरम में था। तो साहित्य की अगर स्वर्णकाल मतलब एक अच्छा शासन, एक अच्छा समय साहित्य के लिए, जहाँ पे साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, उद्भव हुआ, तो वहाँ पे बात करेंगे अकबर के शासन की। अकबर के समय में ही साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, साहित्य का स्वर्णकाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे। और चित्रकला में हमने बताया
दसवंत बसावन और अब्दुल समद जो थे ये इनके चित्रकार थे। और इसमें जो खास थे ये अब्दुल समद थे, इनको एक उपाधि अकबर ने प्रदान की सीरी कलम की। सीरी कलम की अकबर ने उपाधि प्रदान की क्योंकि बेहतरीन आर्टिस्ट थे। आज के अगर सीजन में बात किया जाए, आज के समय में, आधुनिक समय में अगर बात करें, आर्टिस्ट थे, चित्रकला थे, तो सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। और ऐसे सारे को नरहरि एक कवि थे। और यहाँ पे आगे बात करेंगे तो अगर चित्रकला हो गया, संगीत के क्षेत्र में तो अकबर आप जानते हैं एक नगारा मतलब बजाते थे। इन्होंने नगारा बजाना काफ़ी अपने आप को काफ़ी मतलब उसमें उस श्रेणी में काफ़ी ऊंचा रखते थे। नगारा इनका वाद्य यंत्र जो ये बजाते थे। तो संगीत में भी अकबर का काफ़ी रुचि रहा। और एक थे एक नाम और यहाँ पे देखते हैं, बीरबल को इन्होंने कविप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे। और अगर बात करेंगे हरिदास की, हरिदास जो थे ये भी एक आपके चित्रकला और संगीत और इन क्षेत्रों में थे। तो ये इनके विषय में कहा जाता था, ये इन्होंने अकबर ने अपने दरबार में बुलाया इनको, क्योंकि संगीत अच्छा थे तो बुलाया। तो ये दरबार उल्लेख मिलता है इनके दरबार में नहीं आए, बोले कि हम अपने भगवान के लिए गाते हैं, अपने प्रभु के लिए गाते हैं, हम किसी महल और इसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अकबर ने स्वयं जाके उनके कुटिया में जाके ये सुना था, इनका जो भजन था, जो प्रभु के प्रति आस्था थी, वहाँ पे जाकर सुना और उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ से इतना कुछ पॉइंट सारा क्लियर होता चल रहा होगा आपका। और अकबर के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य एवं सुधार भी देख लेते हैं आगे के पॉइंट में। तो यहाँ पे अगर सैन्य में जो सुधार किए थे तो इसको देखेंगे। सैन्य में मनसबदारी व्यवस्था, अगर मनसबदारी व्यवस्था में बात आएगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था होती क्या है। मनसबदारी व्यवस्था तो वर्ड में ही है, मनसब रखने का अर्थ है, मतलब यहाँ पे होता था जो सेनाओं में सेनापति होता था, इनके पास घोड़े कितनी संख्या में है, घोड़े कितनी संख्या में है, एक मतलब घुड़सवार जो होते थे घोड़े के साथ में चलते थे, कितनी संख्या में है, 2000 एक मनसब, 3000 दो मनसब, 5000 3 मनसब, ऐसे कुछ डिवाइड किया था सैन्य शक्ति में। तो सैन्य में ऐसा तो यहाँ पे डिवाइड किया था मनसबदारी। आगे चलकर आपका जब शिवाजी पढ़ाएंगे तो यही मनसबदारी वहाँ पे क्या करता था, औरंगजेब जो था यहाँ पे शिवाजी को जब पराजित किया और अपने दरबार में लाया, तो क्योंकि शिवाजी क्योंकि टैलेंटेड काफ़ी युद्ध जीते थे उन्होंने, और उनको 5000 मनसब वाले में लाइन में कतार में खड़ा किया। तो उससे वो वहाँ से काफ़ी दुख हुआ क्योंकि उनके पास काफ़ी युद्ध जीते थे और उनका जो एक प्रतिद्वंदी था उनको आगे वाले मनसब में जिनके पास ज़्यादा मनसब थे उनकी लाइन में खड़ा किया था। तो उनको थोड़ी गिलान महसूस हुई कि मैं इतना छोटा हूँ, 5000 मनसब। तो वही मनसब व्यवस्था है, घुड़सवारों की संख्या उनके अंडर में होते हैं और ये कार्य करते हैं। जैसे आपका सम्राट कोई युद्ध लड़ रहा होता तो ये मनसब उनको जाके प्रोटेक्शन फोर्स स्थापित करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो यही मनसबदारी व्यवस्था, मतलब एक मनसब के बाद कितने घोड़े हुए, यही मनसबदारी। और एक सैन्य व्यवस्था में सिजदा स्टार्ट की। सिजदा क्या है कि अपने सम्राट के आगे जब आए तो सिर को झुकाए और यही को सिजदा बोला। ये बेसिकली बलबन जब पढ़ेंगे दिल्ली के शासन में तो वहाँ पे अपन बात करेंगे बलबन के शासन में सिजदा प्रणाली को सिजदा व्यवस्था को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से ये हो गया और ये तो सैन्य बयान हो गया। और एक काम किया था सैन्य में, आपके जो घोड़े होते थे इनको दाग प्रथा का भी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दाग प्रथा का स्टार्ट किया था, मतलब घोड़ों को पहचानने के लिए कि एक घोड़े दूसरी बार ना आ जाए, और वहाँ पे घोड़ों को पहचानने के लिए दाग प्रथा स्थापित की थी। सैनिक
मामले में अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी अच्छा रहा, तो वहाँ पे प्रबंध काफ़ी अच्छा किया था। क्वेश्चन में आता है तो आप लगाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो इतिहास में, पीछे के इतिहास में राजा रहे, शासक रहे, तो अकबर एक अनुभवी और योग्य शासक था। उन्होंने पीछे को कॉपी किया और उनके जो अच्छे कार्य थे उनको लिया, तो ये अकबर को एक महान सम्राट के रूप में बनाता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा ना होते हुए भी आपका 50 साल पूरे मुगल शासनकाल में ये एक बंदा था जो बिना पढ़ा लिखे 50 सालों तक शासन किया। और यहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छा शासन रहा। बात करते हैं दास प्रथा की, तो दास प्रथा का अंत हमने बात किया था 1562 में हुआ था, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। अकबर दास प्रथा हमने बताया, जो युद्ध में बंदी होते थे, बंदी युद्ध हार गए कोई सम्राट, तो उसको बंदी जो होते थे उनको दासों के रूप में रखा जाता था, बेड़ियाँ में जकड़ के, और उनसे अलग तरीके से काम करवाया जाता था। तो उन्हीं दास प्रथा का अंत किया अकबर ने। अंग्रेजों के क्षेत्र में भी देखेंगे विलियम बेंटिंग और ये सब आए, दास प्रथा का अंत का विरोध किया। बहुविवाह प्रचलन जो था, इसको भी यहाँ पे सामाजिक कार्य में देख रहे हैं, बहुविवाह प्रचलन को भी इन्होंने रोक लगाया। बहुविवाह, क्योंकि अकबर जो एक राजा थे, इन्होंने ही बहुविवाह किया था, तो ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, लेकिन इन्होंने ये फॉलो करवाया कि बहुविवाह नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा विवाह नहीं करे। और आगे बात करते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का अंग्रेजों में भी जिक्र है और अकबर में भी जिक्र है। सती प्रथा का इन्होंने अंत करवाया, पूरी तरह से नहीं करवा पाए, और ये बाद में चल के आपका औरंगजेब जब शासक बनता है, तब आप औरंगजेब में देखेंगे सती प्रथा का पूरी तरह से अंत करवाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये होता सती प्रथा मतलब पति के मृत्यु के बाद मतलब पत्नी उसी के चिता पे जलकर भस्म हो जाए, या फिर ऐसा ही कुछ उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ये जो प्रथा थी इसको बंद करवाया और कहा मतलब स्वेच्छा से अगर नहीं करना चाहते तो ना करे। तो ये अकबर ने कहा, औरंगजेब ने कहा कि ये पूरी तरह से फॉलो हो, पूरी तरह से बंद हो। तो दास प्रथा हो गया, बहुविवाह, सती प्रथा, और वेश्याशालाओं जो थी इनके दरबार, इनके साम्राज्य में, उसको काफ़ी दूर स्थापित किया, क्योंकि वहाँ से काफ़ी गलत आदतें पड़ती थी, समाज में एक गलत इफेक्ट पड़ता था। तो वेश्याशालाएँ जो थी दूर करवाया, दूर अपने राज्य से, और उनको नाम क्या दिया, उनको नाम शैतान खाना दिया। शैतान खाना उनका नाम दिया, और बताया कि मतलब एक संदेश दिया, एक मैसेज पहुंचाने की बात कही कि ये गलत कार्य है यहाँ पे, मतलब उनका नाम, ताकि आगे चल के ना सीखे, वहाँ पे दूर स्थापन किया। तो ये भी अपन का ये सामाजिक कार्य में हुआ। आगे जब बात करेंगे भूमि सुधार में भी अकबर ने काफ़ी अच्छे से काम किया। अब भूमि सुधार में क्या काम किया, भूमि सुधार में जब्ती प्रथा की शुरुआत की। जब्ती प्रथा क्या है भाइयों, जब्ती प्रथा मतलब किसानों में जो मतलब ये जो इनका मतलब पूरा राज्य का होता था, कृषि लोग करते थे। अब कृषि में टैक्सेस होते थे, टैक्स देना पड़ता था, 1/3 मतलब 3 भाग का 1 भाग सरकार को देना पड़ता था, सम्राट को देना पड़ता था। तो यही जब्ती प्रथा तो वो यहाँ पे स्टार्ट किया पे। और क्योंकि टोडरमल जो आपने बात किया, टोडरमल राज्य व्यवस्था देखते थे, और इन्होंने स्टार्ट किया 10 साल व्यवस्था। 10 साल व्यवस्था क्या है, मतलब एक औसत निकाल के, मतलब जो होता था अनाज 10 सालों का औसत निकाल के औसत निकाल के वहाँ से वसूला जाता था टैक्सेस के रूप में। तो इससे ना किसानों में इफेक्ट जाता था और ना आपके जो सम्राट थे इनको टैक्स लेने में कोई दिक्कत होती थी। तो यहाँ से ये आपका 10 साल व्यवस्था अगर आएगा तो आप टोडरमल लगाएंगे राजस्व व्यवस्था, और यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा 10 साल व्यवस्था। यही चीज़ आगे अंग्रेज जब पढ़ेंगे तो उन्होंने नहीं की, काफ़ी अच्छा शासन नहीं किया, उससे बेटर शासन हमारा मुगलों का रहा। उन्होंने मतलब जो कर टैक्सेस ये सब लगाए, काफ़ी अच्छी तरीके से लगाए और काफ़ी अच्छा शासन किया। इसके बाद ये सब शासन हुआ। और एक बात और जिक्र कर लेते हैं
यहाँ पे जब 1600 आपका अभियान बात कर रहे थे, सारा कुछ हो गया था, कब हुआ था 1585 में। और एक अभियान किया था असीरगढ़ का किला 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ का किला, ये हमने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था। असीरगढ़ जो इनका लास्ट अभियान था, असीरगढ़ ये जो अभियान था ये लास्ट था। ये कब था आपका भाई? 1601 में। 1601 में इनका लास्ट अभियान था। यहाँ से काफ़ी धन दौलत मिली और इसके विषय में वहाँ पे उल्लेख मिलता है, जो इस किले की चाबियाँ थी ये भी सोने की बनाई। तो ये इनका लास्ट अभियान था। इसके बाद क्योंकि इनके जो पुत्र थे सलीम चिश्ती के दरगाह पे इनकी मन्नत मांगी थी और इनके पुत्र प्राप्त हुआ था सलीम के नाम से, मतलब इनका बचपन का नाम बाद में जहांगीर पड़ेगा। तो इन्होंने लास्ट समय में क्या किया, ये देख रहे हैं कि ज़्यादा साल तक शासन कर रहे हैं मेरे पिताजी, अब मैं क्या करूँगा। इधर ये पिताजी अकबर जो थे काफ़ी परेशान थे। ये काफ़ी जो एक उल्लेख में मिलता है कि ये जो आपके जहांगीर थे सलीम, अभी ये अनारकली जो एक नर्तकी थी इनके दरबार में हुआ करती थी, इनसे प्रेम कर बैठे। वो अनारकली का थी, जब ये कहते हैं 10 ही साल के थे, माँ 10 साल के, अपने दोगुनी अनारकली से, दोगुनी का मतलब क्या हो गया, 20 साल, ये 20 साल ये 10 साल, अब प्यार कर बैठे। यहाँ पे क्या हुआ, अब अकबर ने देखा कि ये तो भाई गलत होगा, आगे साम्राज्य कैसे चलाएगा, शासन कैसे करेगा, ये तो अभी से अनारकली की गली में चला गया। तो वहाँ से काफ़ी एक दिन क्या हुआ, उल्लेख मिलता है कि इनको बुलाया गया, अनारकली को काफ़ी बेइज्जत वहाँ पे किया दरबार में, और बाद में जाके लाहौर में जाके इन्होंने जान दे दी अनारकली ने। तो यहाँ से काफ़ी रुष्ट हुआ और इन सब की वजह से जो इनसे संबंध मतलब अच्छे नहीं हुए। वैसे युद्ध तो नहीं किया, बगावत यहाँ से स्टार्ट हो जाती थी। अकबर के शासनकाल का जब अंत होता है यहीं से इनके पुत्रों में और आगे चलकर ये बगावत बढ़ती जाती है। और यहाँ से जो पुत्र का पिता के प्रति जो बगावत है, राज्य के लिए, पद के लिए, कुर्सी के लिए यहाँ से चालू हो जाता। तो ये अनबन रहने लगी, इनके जो निर्णय होते थे, जो फैसले होते थे, उसमें ये सलीम जहांगीर शामिल नहीं होता था। और क्या किया, 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी। कहने पे किससे करवाई थी, बीर सिंह बुंदेला एक व्यक्ति थे, अबुल फजल की हत्या करवा दी। और यह भी क्वेश्चन आता था कब करवाई, 1602, यहाँ पे सन याद जरूर रखेंगे, 1602 ईस्वी में करवाई। किसने करवाई, बीर सिंह बुंदेला से करवा दी। तो यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से इनका बीर सिंह बुंदेला जो थे इनकी हत्या करवा दी 1602 में जहांगीर के कहने पे, सलीम के कहने पे। और इससे काफ़ी दुखी रहने लगे, मतलब 3 दिनों तक, क्योंकि अबुल फजल जो थे एक इतिहासकार और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और इनके लाइफ में 9 रत्नों में शामिल हुआ था। और इनकी जब हत्या हुई तब उनको काफ़ी दुख पहुंचा। 3 दिनों तक, कहते हैं उल्लेख मिलता है, 3 दिनों तक इन्होंने अपना खाना वाना छोड़ दिया था और काफ़ी बीमार पड़ गए थे। उसी के बाद 1602 से ही काफ़ी बीमार चलने लगे थे इनके बीरबल की। 1882 में इनके जो बीरबल की जो मृत्यु हो जाती है 1882 में। तो यहाँ पे 1882 में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। तो इन सब के कारण मतलब 1602 में इनकी हत्या के कारण धीरे धीरे ये काफ़ी दुखी रहने लगे और काफ़ी बीमार हो गए। लास्ट समय में अतिसार से 1605 में अतिसार मतलब दस्त की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन काफ़ी अच्छा शासन और काफ़ी स्वर्णिम शासन बोल सकते हैं, अकबर के शासनकाल को काफ़ी अच्छा शासन किया। और अगर इनके मकबरे की बात कर लेते हैं तो मृत्यु हो गई तो इनका, और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर को हुई, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। तो इनका मकबरा जो है ना, सिकंदरा मकबरा बोलेंगे, तो यहाँ पे सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में इनको दफनाया गया, मकबरा बनाया गया।
तो यहाँ से भाई इनकी जो शासन का अंत हो जाता है, एक लंबे शासन का अंत हो जाता है 1605 में अकबर के। दो जो पढ़े लिखे भी नहीं, अंगूठे छापते और ये पढ़ना लिखना नहीं, लेकिन अच्छा शासन किया, काफ़ी अच्छा शासन, काफ़ी उपलब्धियाँ दी मुगल काल में। इसके बाद तो जहांगीर का शासन आ जाता है 1605 से। तो यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे बड़ी चीज़ हुई थी 1600 ईस्वी में। अंग्रेज जो एलिजाबेथ, इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ हुआ करती थी, ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं के शासनकाल में ये स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो 1600 में थे, तो यूरोप के पुर्तगाली और ये सब जो व्यापार के लिए एलिजाबेथ प्रथम, यहाँ पे याद रखेंगे एलिजाबेथ प्रथम थी तब। 1600 में इनके पास जाते हैं और कहते हैं मैम एक आप ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कीजिए। तो 1600 में एक एलिजाबेथ तो थी, एक राजलेख पत्र जारी करती हैं राजपत्र द्वारा, क्योंकि राजसी शासन है वहाँ पे, तो राजपत्र किसके नाम पे जारी करती हैं? अकबर के नाम पे, क्योंकि 1600 में वहाँ पे तो अकबर का शासन था, तो अकबर के नाम पे एक लेख लिखा जाता है जिसे राजलेख कहते हैं। और इसमें जो ये सदस्य बना था, सदस्य का पैनल था, इसमें बात करेंगे 24 लोग, इसमें इंक्लूड 120 लोग की सदस्य हुआ करती थी। और ये एक पैनल बैठा के और एक पत्र जारी किया, राजपत्र, और भेजा किनके पास? अकबर के पास। और पहुंचा यहाँ पे कब? 1608 में। तब तक शासन था जहांगीर का, तो अनुमति तो नहीं मिली पहली बार में। कैप्टन हॉकिंस जो थे, अनुमति उनको नहीं मिली। अपने जो थे अंग्रेज के सेनापति आए थे 1608 में, पहुंचे जहांगीर के, और अनुमति पत्र जब लाए थे तो उन पे राइटर था, मतलब किनके प्रति जारी किया गया था? अकबर के प्रति। और अकबर 1605 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, आप जानते हैं। सारा कुछ यहाँ से हो गया। तो पत्र तो बाद में जहांगीर एक्सेप्ट करता है और उन्हें व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ से ये हमारा विषय नहीं, मुद्दा नहीं है। तो आगे यहाँ से सारा कुछ हमारे हिसाब से हो गया होगा, और जो पॉइंट बचा होगा उसको भी कवर कर लेंगे। 2 वीडियो आप देखेंगे तो सारा कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक से और सारा जो वनडे एग्ज़ाम हो, इसके प्रति ये आपका टेक ट्यूब बाय इंजीनियर विजय चैनल काफ़ी मतलब इसके प्रति अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करेगा, और आपका कोई क्वेश्चन, क्वेरीज हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ से आप लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।